बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं पाकिस्तान के और ऐवान बाला के। वो इस वक्त सरबराह हैं और कस्टोडियन हैं। चंद दिन पहले, बल्कि चंद हफ्ते पहले, इनफैक्ट 2.5 महीने हो गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 साल से ज़्यादा अरसे से कैद हैं सेनेटर एजाज चौधरी, इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए और इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो जारी किए गए उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और इन के मतलब प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर अमल दरामद ना होने के ऊपर इन्होंने एहतजाजन सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास की कार्रवाई की सदारत या इजलास के चेयर करने से इनकार कर दिया। पब्लिकली तो नहीं, लेकिन अंदरून खाना इन्होंने हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देने की खबरें भी चलवाई और ये कहा कि जब तक एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तब तक वो इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे या ऐवान में नहीं आएंगे। एक प्रिंसिपल स्टैंड अपना बताया और उसकी बड़ी अप्रिसिएशन भी वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज जब ओन अब्बास बप्पी ने ऐवान के अंदर गुफ्तगू की तो उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज भी हो गए। कहानी क्या है, अहम वक्त भी है, अहम तफसीलात भी हैं। ओन अब्बास बप्पी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसकी कहानी के पीछे क्या कहानी है, क्या ओन अब्बास बप्पी वाकईतन इमरान खान साहब के साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ूंगा फैसला, लेकिन डिटेल्स आपके साथ पहले शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने ओपनिंग में या इंट्रो में कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने की बातें चलवा रहे हैं या आज उनकी बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई है। 1993 या 1994 में जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी तो उस वक्त के एक अपोजिशन के रहनुमा थे, उनकी गिरफ्तारी होती है तो यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं। वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं उस अपोजिशन रहनुमा के और बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म थी वो उनके इस इक़दाम से नाखुश थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पैगामात भी भिजवाए गए कि आप इनके ऊपर अमल दरामद के ऊपर जो आप एक्शन ले रहे हैं वो ना लें। हुकूमत भी अपनी थी और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई इनिशिएट कर दी कि मेरे प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और फिर उस प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर जो ऐवान की कार्रवाई है या फिर जो एक इस्तेहकाक कमेटी है उसको ये मामला सुपुर्द कर दिया। लेकिन बाद में वो अमल दरामद हुआ और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो पहले नाराज़गी का इजहार किया तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आपका फैसला ठीक था। तो एक तारीख ये थी कि गिलानी साहब प्रिंसिपली अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और चंद हफ्ते पहले जब 345वां सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ तो उस इजलास में उन्होंने एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से सेनेटर हैं, 2 साल से ज़्यादा अरसे से वो कैद हैं और 9 मई के वाक़यात के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया। इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ़्तार किया गया, इसी तरीके से जनाब उमर सरफराज चीमा को गिरफ़्तार किया गया और भी तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जो गिरफ़्तार हैं। अगर मैं नाम नहीं ले सका तो माफ़ कीजिएगा। तो एजाज चौधरी साहब क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मेंबर हैं और जब सेनेट ये वजूद में आया है तब से और उससे पहले या मुश्तरका इजलास भी होते थे तब भी उनके अगर 1-2 दफ़ा प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इस दफ़ा भी नहीं हुआ और उसके फौरी बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इजलास में आने से इनकार कर दिया, इजलास की सदारत करने से इनकार कर दिया और फिर ऐवान की कार्रवाई कायम मकाम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासिर साहब, जिनको प्रॉपरली उर्दू बोलना भी नहीं आती, अंग्रेजी तो दूर की बात है, उनके ज़िम्मे लग गया कि वो ऐवान की सदारत करेंगे और उनका रवैया अपोजिशन के हवाले से बड़ी सख्त किस्म का अपोजिशन का रवैया था उनसे अपोजिशन के लिए। तो चंद दिन पहले जब 347वां इजलास बुलाया जाता है, यानी कि जो आज का इजलास जो इस वक्त चल रहा है बुलाया जाता है, तो उस वक्त भी यही चीज़ सामने आई कि गिलानी साहब कहते हैं कि जब तक उनके प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तब तक ऐवान की कार्रवाई में वो नहीं आएंगे। लेकिन चंद दिन पहले ही ओन अब्बास बप्पी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, गिलानी साहब का भी ताल्लुक मुल्तान से है, तो इनके घर के ऊपर रेड होता है। रेड में इनको ओन अब्बास बप्पी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है।
उठाने के बाद फिर जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब, रमज़ान मुबारक था, 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब ये खबर सामने आती है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का 11 साढ़े 11 बजे जब इजलास होता है, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट उस वक्त इजलास की सदारत कर रहे होते हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज जो है इस मामले को ऐवान के सामने रखते हैं और उसके बाद वजीर कानून व पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ये बताते हैं कि इनके ऊपर 5 हिरन शिकार करने का इल्ज़ाम है और भावलपुर की तहसील है यजमान, उसका पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इनको जो है वो रखा गया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और अब 1 रोज़ा रिमांड के ऊपर है और हो सकता है कि चंद दिन तक इनकी ज़मानत या फिर जो बाकी लीगल प्रोसेस है वो हो जाए। गिलानी साहब इसका नोटिस लेते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ओन अब्बास बप्पी साहब के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर देते हैं और साथ में इजाज़ चौधरी साहब के भी प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर देते हैं। अब जब सुबह इजलास शुरू होता है तो शुरू होने से पहले ओन अब्बास बप्पी साहब को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया जाता है और जैसे ही उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाना या वो आते इजलास में शिरकत करते प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर, गिलानी साहब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस इजलास को सदारत करने के लिए पहुंच गए। अब जब इजलास की सदारत होती है तो ओन अब्बास बप्पी साहब जो है वो इजहार ख्याल करते हैं। इजहार ख्याल करते वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं, गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इजाज़ चौधरी साहब के प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर अमल दरामद इस दफ़ा भी नहीं हुआ। ओन अब्बास बप्पी साहब ने बड़ी सख्त किस्म की और बड़ी खौफनाक किस्म की तकरीर की। उन्होंने अपना सारा वाक़या सुनाया कि 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर के ऊपर और मेरे ऑफिस जो मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर रेड किया गया। टाइमिंग बिल्कुल सेम थी कि कहीं ना कहीं अगर होंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। और वो ये बताते हैं कि वो अपने बेडरूम के अंदर बेगम के साथ थे तो उनका दरवाज़ा तोड़कर या शीशे तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हुए और उनको गिरबान से पकड़कर घसीट कर लेके गए और उन्होंने अपने मुंह के ऊपर नकाब ओढ़े हुए थे। बार बार वो कह रहे थे कि तकाजा किया जा रहा था कि मुझे अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो दे दें और वो कहते हैं कि जब ये सारे कुछ चीज़ें चल रही थी तो उससे पहले मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ऐसी जगह के ऊपर छुपा लिया जहाँ पर मुझे पता ही नहीं था। फिर वो कहते हैं मेरे मुलाजमीन और मेरे बेटे को भी पकड़ कर लेके आए और उनके सामने कुछ थ्रेट किया और ये कहा कि मोबाइल फ़ोन दें। तो फिर बाद में उन्होंने कहा मेरे बेटे को उन्होंने छोड़ दिया और फिर मुझे मेरे मुंह के ऊपर और आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी और मुझे 2 घंटे या 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर किसी ऐसे मकाम के ऊपर पहुंचा दिया गया। जब हम मेरी पट्टी खुली तो मुझे पता चला कि आके जज साहब के सामने पेश किया गया है। तो जज साहब ने कहा कि क्या आपको पता है कि आप किस मुकदमे में हैं? तो ओन अब्बास बप्पी कहते हैं मैंने जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि मुझे तो ये पहले बताएं कि मैं हूँ कहाँ, बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। फिर जज ने बताया कि आप तहसील यजमान में हैं, भावलपुर की तहसील यजमान में हैं और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने 5 हिरन जो है वो शिकार किए हैं, गैर कानूनी तौर पर आपने उसका शिकार किया है। तो कहते हैं मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है कि ये वही पुलिस स्टेशन था, वही तहसील यजमान है जहाँ पर फवाद चौधरी के ऊपर या शहरियार अफरीदी साहब दोनों के ऊपर वो बताते हैं कि टूटी या फिर जूते चोरी करने का इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा चले शुक्र है मेरे ऊपर को जो कुछ काबिल इज़्ज़त जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने हिरन का शिकार किया है। लेकिन उन्होंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब गिलानी साहब कि आपने मेरे प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए हैं और प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की मेरा हक है कि मैं ऐवान में आऊँ। लेकिन बात उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले मैं इजाज़ चौधरी साहब से मिला। इजाज़ चौधरी साहब की मैंने हालत देखी, बहुत हालत ख़राब है। वो इसी ऐवान के, इसी मेंबर, इसी पार्लिमान के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं और आपका प्रोडक्शन आर्डर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे भी इन प्रोडक्शन आर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐवान में बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पार्लिमान में बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पार्लियामेंट लॉजेस में भी रह सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, उन्होंने कहा खाना खा सकता हूँ, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि एक बुज़ुर्ग सेनेटर जिनकी एज तकरीबन 70-80 के करीब है, वो बहुत ज़्यादा बीमारी के आलम में है, बीमार हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और मैं यहाँ पर इंजॉय करता रहूँ। उन्होंने कहा मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मैं इस ऐवान में नहीं बैठता। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर मेरे हवाले से अमल दरामद तो हो गया, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ, अगर ज़मानत हो जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे इल्म है कि मुझे क्यों उठाया गया, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा किया गया। उन्होंने कहा मैंने चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ काम किया, महंगाई के ख़िलाफ़ कंपेन की
اور کافی سخت قسم کی باتیں کی، وہی باتیں کی جو آپ یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کمپین چلایا کرتے تھے مہنگائی کی. اگر وہی بات میں کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے اسی چیز کا مجھے نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جب تک اجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوتے میں اس سہولت کو اویل نہیں کرتا. اس کے بعد وہ ایوان سے جانے لگے تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ ایک منٹ رکیں، میں اجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق یہاں پر رولنگ پڑھوں گا. انہوں نے رولنگ پڑھی اور رولنگ میں انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ میں نے آرڈر جاری کیے، نہیں پیش کیا گیا، پھر آرڈر جاری کیے، نہیں پیش کیا گیا، اور میڈیا رپورٹس کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ میرے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور یہ کر کے انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کیا. انہوں نے کہا اب میں رولز کے مطابق یہ معاملہ رولنگ کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ میں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے استحقاق اس کے سپرد کر رہا ہوں، اور وہ تمام لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اور اس رولنگ کے بعد چیئرمین سینٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا جانے لگا. شبلی فراز جن کو سوال اٹھانا چاہیے تھا، جن کو سوال اٹھانا یہ چاہیے تھا کہ کیا چیئرمین سینٹ کی رولنگ استحقاق کمیٹی کو جا سکتی ہے یا پھر آپ کارروائی کر سکتے ہیں، یہ سوال بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب نے نہیں اٹھایا. یہ سوال اٹھایا کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران مرتضیٰ نے یہ کہا کہ ایک پلان کے تحت ایوان کو نہ صرف انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، انڈرمائن کیا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کا اس سے اعتماد بھی اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں گیلانی صاحب، آپ کا رولنگ آپ کی آرڈر تھی، آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی سزا ہوتی ہے. میں اگر ایک عام سینیٹر کے طور پر اگر میرا کوئی استحقاق مجروح ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کو جائے گا، لیکن آپ چیئرمین سینٹ ہیں، آپ کا استحقاق نہیں کمیٹی کو نہیں بھجوانا، آپ نے کارروائی کرنی تھی. اس کے اوپر گیلانی صاحب کو مناسب سا جواب نہیں دے سکے اور اس کے بعد وہ سینٹ کی کارروائی چھوڑ کر چلے گئے. تو اس سے سیدھا سا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی ایوان میں واپس آنے کے لیے، ایوان کی صدارت کرنے کے لیے. اب کیونکہ وہ آئے ہیں تو انہوں نے آدھا جو ان کے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کر دیا. آدھا پروڈکشن آرڈر کیا تھا؟ آدھا پروڈکشن آرڈر یہ تھا کہ اون عباس بپی صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے یا پھر کوئی منصوبہ بندی کے تحت گیا. تھوڑی سی ڈاؤٹس یہاں سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو موبائل چھپایا ہے ان کو کیسے پہلے پتہ چل گیا، ایک چیز. دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ اون عباس بپی صاحب اس کے اندر شامل نہ ہوں، ہو سکتا ہے شامل ہوں، لیکن گیلانی صاحب کو اس سے ایک بہانہ ملا، وہ ایوان کے اندر آ گئے. ایوان کے اندر آنے کے بعد انہوں نے اپنی بلے بلے بھی کروا لی، لیکن بعد میں اون عباس بپی صاحب نے ان کو پھنسا دیا کہ جناب اجاز چودھری والا اصل معاملہ تھا. اجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک یہ ساری کہانیاں ہیں. بہرحال ایک مشکل وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، اور خان صاحب کے لیے بھی. اور یہ طے کرنا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے یا پھر پاکستان کے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ یہ طے کرنے میں ناکام ہیں کہ کس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے، کس کے اوپر نہ کیا جائے. مطلب وہ پی ٹی آئی جو سینٹ آف پاکستان کے اندر ایک اچھی سٹرینتھ رکھتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں چند دن پہلے سیدال خان ناصر جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں ان کے ریزائن کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ مطالبہ بھی کہانی میں گیا. اپنے بندے بھی انہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رکنیت کچھ عرصے کے لیے ایک سیشن کے لیے سسپینڈ کروائی. مطلب وہ پھر چیزیں بھول جاتے ہیں، نئی چیزیں لے کے آتے ہیں تو پھر پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں. ایک نیا حادثہ ہوتا ہے تو پھر پرانا حادثہ ہم بھول جاتے ہیں. مطلب کسی نے حادثے کی ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ حادثہ ایک حادثے سے دوسرے حادثے کے درمیان وقفہ جو ہوتا ہے نا اس کو انہوں نے امن کہا تھا، لیکن ان کا یہ ایک ڈیفینیشن ہے. تو بات وہیں پر آ کے رکتی ہے. اجاز چودھری صاحب کے کیوں پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ ظاہر ہے وہ 9 مئی والے مقدمات میں ہیں، وہ معافی مانگیں گے تو ہی باہر آ سکتے ہیں. وہ معافی نہیں مانگیں گے، اگر انہوں نے معافی مانگنی ہوتی تو 2 سال پہلے سے مانگ چکے ہوتے، لہٰذا وہ بھی نہیں آئیں گے. لہٰذا یہ جو ایک صورتحال ہے، یہ جو سارا اون عباس بپی والا جو ایپیسوڈ کی گئی، ہو سکتا ہے بپی صاحب اس کے اندر شامل نہ ہوں، لیکن یہ سٹیج کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو کہ چیئرمین سینٹ کو کوئی فیس سیونگ ہم دے دیں تاکہ وہ ایوان میں آ جائیں اور یہ کہیں گے دیکھیں میرے آدھے پروڈکشن آرڈرز کو بہت عمل درآمد ہو گیا تھا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ منگل کو جب سینٹ آف پاکستان کا اجلاس ہوگا کیا اس اجلاس میں جناب گیلانی صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گیلانی صاحب پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہیں. اگر وہ ہوں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر نہیں ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.